तक आपने सुना। अगले दिन सुबह झलक जल्दी ही उठ गई थी। वो तैयार होकर कमरे में ही बैठी थी। उसे डर था कि वो बाहर गई तो सबको क्या बताएगी। उसने अगम को गुड मॉर्निंग का मैसेज किया। अगम ने उसी वक्त दो मैसेज भेज दिए। उठ गई, गुड मॉर्निंग। कुछ देर में अगम ने उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक की। उसने पूछा, कौन है? मैं हूँ, अंदर आ जाऊं? अगम बोला, हाँ जी आ जाइए। झलक बोली। अगम उसी वक्त अंदर आ गया और उसे गले लगाकर बोला, गुड मॉर्निंग। ऐसे बोलते हैं अपने बॉयफ्रेंड से गुड मॉर्निंग? झलक ने उसके सीने में सर छुपाकर कहा, गुड मॉर्निंग। अगम अभी अभी नहा कर आया था। उसके बदन से खुशबू आ रही थी। झलक को अच्छी लग रही थी। चलो तुम्हें तुम्हारा ससुराल दिखा दूं और ससुराल वालों से मिला दूं, अगम ने उसे छेड़ते हुए कहा और उसे लेकर बाहर आ गया। अब आगे। अगम झलक का हाथ पकड़कर ले चला। बोला, चलो तुम्हें तुम्हारे ससुराल दिखाऊं और ससुराल वाले से मिलवाऊं। झलक उसका हाथ झटककर बोली, आप जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। अगम बाहर डाइनिंग रूम में आ गया। दादी, मम्मी और परी पहले ही बैठी थी। अगम को देखकर दादी बोली, मेरा पुत्र कद आया? बेबी जी, मैं रात को देर रात घर आया था। आप लोग सो रहे थे, सो मैंने आपको जगाया नहीं, अगम ने बताया। इतने में अंदर से झलक निकल के आई। सब उसकी तरफ देखने लगे। अगम ने भी मुड़कर उसकी तरफ देखा। वो बोला, मम्मी, ये लड़की मेरी। वो बताने लगा था कि सामने से पापा आ गए और उसकी बोलती बंद हो गई। कौन हो तुम? यहाँ इतनी सुबह तुम हमारे घर क्यों आई? पापा ने आते ही सवालों की झड़ी लगा दी। ओ पुत्र, तू कद आई? फिर अगम के पापा को देखकर बोली, ये विराज दे हॉस्पिटल चा डॉक्टर है। दादी बता रही थी कि परी भाग के झलक के गले लग गई और बोली, पापा, इन्होंने ही मुझे आत्मविश्वास जगाया है, मेरी मेंटल प्रॉब्लम ठीक की है और मेरी जान बचाने में भैया की हेल्प की है। अब ये मेरी बेस्ट फ्रेंड भी। ओह थैंक यू पुत्र जी। आओ बैठो बेटा। पापा बोले, ये मुझे वापसी में ट्रेन में मिल गए थे। रात ज्यादा हो गई थी, हॉस्टल बंद हो गया था। होटल भेजने से अच्छा मैं घर ले आया। अगम बोला, बहुत अच्छा किया पुत्र। पापा बोला। दादी ने झलक को अपने साथ बिठा लिया। उसकी दूसरी तरफ परी बैठी थी। अगम पास खड़ा देखता रह गया। वो भी परी के बगल में बैठ गया। सबने बैठकर खाना खाया। झलक की ड्यूटी दोपहर को थी, सो वो पहले हॉस्टल जाना चाहती थी। ड्राइवर, इसे जहां ये कहे छोड़ कर आना, पापा बोले। दादी बोली, अगम पुत्र जा, तू खुद छोड़ के आ। अगम तो पहले ही तैयार था। दादी के कहते ही वो झलक को छोड़ने चल दिया। झलक ने सबसे विदा ली और अगम के साथ चल दी। अच्छा बेटा, फिर आ जाना। इसे अपना ही घर समझो। जिस दिन हॉस्टल का खाना अच्छा न लगे यहाँ आ जाना, अगम की मम्मी बोली। हाँ कदे इस बूढ़े बेबे नु वी मिलन आ जाना, दादी बोली। हाँ जी जरूर आऊंगी। भाई, कहकर झलक कार में बैठ गई। क्यों, कैसी लगी मेरी फैमिली? कार में बैठते ही अगम बोला, सब अच्छे हैं। आपके पापा थोड़े सख्त हैं, पर मेरे पापा से कम। अच्छा लगा सबसे मिलकर, झलक बोली। अच्छा मैं कैसा लगता हूँ? अगम बोला, आप अच्छे हैं। कितना अच्छा हूँ? यार कमाल करते हैं आप भी। इसका कोई मीटर थोड़ी ही होता है कि मैं बता दूं कि कितना अच्छे हैं। झलक बोली, मीटर नहीं होता ना सही, ये तो कह सकती हो कि उससे अच्छा हूँ या सबसे अच्छा हूँ। अगम बोला, आप ना कभी कभी बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। अब ये कोई जरूरी है कि कितना? झलक थोड़ी चिढ़ते हुए बोली। अच्छा छोड़ो, ये बताओ फिर कब मिलोगे? अगम पूछा। मेरा काम बढ़ गया है, मैं कैसे आ सकती हूँ? फिर पढ़ाई भी है, बस ये साल हो जाए उसके बाद कुछ सोचूंगी। झलक बोली, ठीक है, तुम नहीं आ सकती तो मैं आ जाऊंगा। सच में तुम्हें देखे बिना चैन नहीं आता है। पता नहीं, एक बेचैनी सी रहती है दिल में। तुम्हारा दिल नहीं करता मुझे मिलने को? तुम्हारा दिल नहीं धड़कता मेरे नाम से? तुम्हें कभी बेचैनी नहीं हुई? अगम ने साइड में कार रोक कर पूछा। अगम जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, मुझे कुछ नहीं होता है, झलक बोली। अच्छा, सच में कुछ नहीं होता है? कहकर अगम ने सीट बेल्ट खोल दी और झलक के पास जाते हुए बोला, अब कुछ हुआ? झलक ने अपने हाथ उसके सीने पर रखकर उसे रोकते हुए कहा, मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं होता है। आप पीछे हटिए। क्या कर रहे हैं? अगम उसकी कहाँ सुनने वाला था। उसने एक हाथ से झलक के हाथ पकड़ लिए और दूसरा हाथ उसके गाल पर रख दिया और उसके होठों की तरफ देखते हुए किस के पोज में आगे बढ़ा। झलक ने भी आंखें बंद कर ली। अगम ने अपने होठ उसके होठों से हल्के से छुए, फिर उसके सीने पर अपना सर रखकर बोला, कब तक छुपाओगी? देखो, तुम्हारा दिल भी धड़क रहा है। अगम जी, ये सब ठीक नहीं है, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, झलक बोली।
उसकी जुबान कांप रही थी। झलक की बात सुनकर अगम थोड़ा पीछे हुआ और बोला, अब भी कहोगी कि तुम्हें कुछ नहीं होता है? तुम्हें भी मुझसे उतना ही प्यार है जितना मुझे तुमसे। बोलो। अगम जी, आप लड़कियों को समझते ही नहीं हो। इन बातों को लड़के जितनी आसानी से कहते और स्वीकारते हैं, लड़कियों के लिए उतना ही मुश्किल होता है ये स्वीकारना। मुझे औरों का पता नहीं, पर मुझे शर्म आती है, कहकर झलक ने मुंह नीचे कर लिया। वो शर्म से लाल हुई जा रही थी। अगम बड़े प्यार से उसकी तरफ देख रहा था। फिर उसने उसके सर पर हल्के से हाथ फेरा और बोला, ओके, आगे से ऐसी बात नहीं करूंगा। मुझे बस एक गारंटी चाहिए कि तुम सिर्फ मेरी हो। डर सा था कि कहीं तुम किसी और की ना हो जाओ, लेकिन अब कोई डर नहीं है, कहकर उसने कार स्टार्ट कर दी। झलक को तब समझ आया कि अगम का इरादा बस उसे टेस्ट करने का था, वो कुछ नहीं करने वाला था। उसे खुद पर हंसी आई। उसने ऐसा सोचा भी कैसे? उसे हंसते देख अगम ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, झलक ने हंसते हुए सर हिलाकर कहा। अगम भी मुस्कुरा दिया। उसे भी समझ आ गया था, पर वो बोलकर उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। कुछ देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गई। अगम ने हॉस्टल के बाहर कार रोक दी। झलक दरवाजा खोलकर उतरी तो अगम ने उसका सामान डिग्गी से निकाल कर दे दिया था। वो अंदर छोड़ने जाने लगा, लेकिन झलक ने रोक दिया। आप अंदर नहीं जा सकते, आप वापस जाइए, बाय। तभी झलक मुड़ी और बोली, अगम जी, अभी अपने बारे में किसी को मत बताना, विराज सर को भी नहीं। मैं भी नहीं बताऊंगी। अगम ने ओके में सर हिलाया, फिर बाय करके कार में बैठ गया। वो वापस जाने के बजाय विराज के पास आ गया। विराज उसे देखते ही बोला, और सुना, झलक के पापा ने कुछ कहा तो नहीं? तूने उस दिन के बाद ना फोन किया ना मेरा फोन उठाया। बात क्या हुई? तुझे पता मैं कितना परेशान था। सॉरी यार, थोड़ा बिजी था और फोन पर बताने वाली बात नहीं थी, इसलिए आते ही तुमसे मिलने आ गया। डील हो गई है, जल्दी ही वहां काम शुरू कर देंगे। बाकी उसके पापा थोड़ी देर तो नाराज रहे, फिर मान गए। अगम बोला, क्या सच में वो मान गए? फिर तो बधाई हो। ला मुंह मीठा करा, विराज बोला। अगम कुछ बताने लगा था कि उसे झलक की बात याद आ गई। वो बोला, अरे वो मनाया नहीं पागल, वो झलक से नाराज थे। बात सुनकर उन्होंने उससे माफी मांगी। उस बात के लिए मान गए। बस सब ठीक हो गया। हम एक साथ वापस आए। रात फिर वो हमारे घर रुक गई थी। अब उसे हॉस्टल छोड़ के आ रहा हूँ। मैंने सोचा कि चल तुझे मिल आऊं। तू सुना, कैसा है? मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? तुम बताओ, तुम्हारी झलक से कोई बात नहीं हुई? विराज ने फिर पूछा। बात क्या होनी है? जब भी हम मिलते हैं तो लड़ने के सिवा करते ही क्या है? उसे प्यार से बात करना आता ही कहाँ है? मुझे तो कभी कभी खुद पे हैरानी होती है कि मुझे उससे प्यार क्यों हो गया। अगम ने जो मन आया बोल दिया। उसे विराज पर तरस आ रहा था। बेचारा कितनी कोशिश कर रहा है हमें मिलाने की। अब हम एक हो गए हैं तो उसे बता भी नहीं सकता। झलक से प्रॉमिस जो किया है। विराज मायूस सा होकर बोला, यार मैंने बहुत कोशिश की कि तुम दोनों एक हो जाओ। अब उस रब पर छोड़ता हूँ, वो एक करे तो करे। कुछ देर बैठकर अगम अपने काम के लिए निकल गया। होटल में सब कुछ ठीक था। पापा के होते हुए उसे कोई टेंशन नहीं थी। वो पापा के पास गया। पापा बोले, शिमला में काम कब शुरू करना है? जब आप कहें पापा। वैसे दीवान जी से बात हो गई है, वो कल कुछ बताएंगे। पापा मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम टेंडर भरवाएं, जो सबसे नजदीक होगा उसे ठेका दे देंगे। अगम ने सलाह दी। ठीक है बेटा, यही ठीक रहेगा। उन्होंने सेक्रेटरी को बुलाकर सारी डिटेल बताकर कागज तैयार करने को कहा। अगम शिमला के काम में बिजी हो गया। कई लोगों ने टेंडर भरे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। हर बिल्डर इसका हिस्सा बनना चाहता था। 2 दिन बाद टेंडर खुले थे। अगम काम खत्म करके बैठा था कि उसे झलक की याद आई। हफ्ता होने को आया था उन्हें शिमला से वापस आए हुए। झलक ने उसे खुद एक बार भी फोन नहीं किया। 3 बार बात हुई, हर बार इसी ने फोन किया। उसे झलक पर गुस्सा आ रहा था। उसे याद आया कि झलक उस दिन कह रही थी कि उसे इस सबसे शर्म, शायद इसलिए ही फोन नहीं किया। क्यों ना मैं ही जाकर उससे मिलाऊं। सोचते ही वो उठकर चल दिया सिटी हॉस्पिटल। झलक काम में बिजी थी। लंच टाइम हो गया था। उसने अपनी फाइल कंप्लीट करनी थी, थोड़ी सी रह गई थी। विराज बोला, झलक चलो लंच कराए, बाद में काम कर लेना। सर आप जाओ, मुझे ये कंप्लीट करना है, झलक बोली। विराज जाने के लिए मुड़ा तो सामने अगम आ गया। तू कैसे आया? विराज उससे मिलते हुए बोला, यार तुझे फुर्सत नहीं होती, कभी मुझे याद भी नहीं करता है। मुझे तेरी याद आ रही थी, इसलिए मैं ही चला आया। अगम ने विराज को गले लगाते हुए झलक की तरफ देखकर कहा। झलक मुस्कुरा दी। कमाल है,
पहले तो कभी तुझे मेरी याद नहीं आई, अब क्या हो गया? विराज बोला। क्यों, याद का क्या है? आ गई तो आ गई। तूने तो कसम खाई है ना मिलने आता, और ना ही कभी फोन ही करता है। तुझे तो फिक्र ही नहीं है मेरी, मैं जीऊं या मरूं। अगम बोला। वो कहे तो विराज से रहा था, पर सुना झलक को रहा था। झलक भी बिना कुछ कहे चुपचाप अपना काम किए जा रही थी। विराज अगम को हैरान होकर देख रहा था कि ये क्या कह रहा है। अगम बोला, ये लो, तुम्हारे खाने के लिए लाया हूँ, खा लो। कहकर उसने झलक को देखा, फिर बोला, झलक तुम भी ले लो, वरना इसी बात पर लड़ने लगोगी। झलक बोली, नहीं, आज मैं लड़ने की मूड में नहीं हूँ, बहुत भूख लगी है, लाइए क्या लाए हैं। अगम ने सारा लिफाफा उसके आगे रखकर उसमें से खाने का सामान निकालकर झलक के सामने रख दिया। सब झलक के पसंद की चीजें थी। विराज दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। अगम बड़े प्यार से उसे खाने को दे रहा था। विराज ने पूछा, भाई, हम भी हैं यहाँ, हमें भी पूछ लो। सारा इसे खिला दोगे तो मुझे क्या दोगे? लाए तो मेरे लिए थे। बोलता हुआ विराज उनके बीच घुस गया। अगम ने उसे भी खाने को दिया। तीनों ने एक साथ बैठकर खाया। अगम बीच बीच में झलक को देख लेता था। झलक भी उसे देख रही थी। विराज चुपचाप खाना खाते वक्त दोनों को देख रहा था। वो उठा और बोला, मैं पानी लेकर आता हूँ। वो बोतल लेकर चला आया। उसके जाते ही अगम शुरू हो गया, इतने दिन हुए, तुमने फोन क्यों नहीं किया? मिलना तो दूर की बात है, तुम्हें पता मेरा क्या हाल था? सॉरी, मैं बहुत बिजी थी। बस कुछ दिन और, फिर जरूर तुमसे मिलने आती। अब आ गए हो तब, अब तो लड़ाई मत करो प्लीज। झलक बोली। अगम शरारत भरी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, तो मुझे खुश करने के लिए कुछ करो। हाँ, आप भी ना, कैसी बातें करते हैं? अगर विराज सर आ गए तो उन्हें सब पता चल जाएगा। झलक बोली। मैं गया ही कहाँ था, यहीं खड़ा देख रहा था कि माजरा क्या है। अच्छा जी, बच्चू, हम तुम्हें मिलाने की कोशिशें करते रहे, अब हम ही से छुपाया जा रहा है। ये पकड़ो बोतल, आज से अपनी दोस्ती खत्म। सुना था कि लड़की मिलने से दोस्त बदल जाते हैं, तुमने तो आज दिखा भी दिया। कहकर विराज जाने लगा तो अगम ने उसे पकड़ लिया, लेकिन विराज सच में नाराज हो गया था। उसने अगम को धक्का देकर दूर कर दिया। झलक उठकर विराज के पास आई और बोली, सॉरी विराज सर, इसमें अगम का कोई कसूर नहीं है, मैंने इन्हें रोका था, प्लीज इनसे नाराज मत होइए। क्या तुमने रोका और तुम मान गए? अगम, हम बचपन से साथ हैं। कहकर उसने अगम के हाथ झटके और वहां से चला गया। अगम उसके पीछे भागा, पर वो नहीं रुका। अगम टकरा के गिर गया। विराज रुका और उसके पास आया। उसने उसे उठाया, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। अगम ने दोनों कान पकड़कर उसे माफी मांगी। विराज फिर भी नहीं माना, तो वो गाना गाने लगा, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ये गाना वो बचपन से एक दूसरे को नाराज होने पर मनाने के लिए गाते थे। अगम को गाना गाते देख वहां लोग इकट्ठा होकर उन्हें देखने लगे। अगम गाना गाता रहा, लोग इकट्ठे होते जा रहे थे। विराज ने उसे चुप होने को कहा, लेकिन उसने इशारे से कहा कि पहले माफ करो। विराज ने उसे माफ किया, तब जाकर उसने गाना बंद किया। विराज अगम को लेकर बाहर आ गया और बोला, ये कब, क्या है, कैसे हुआ, मुझे सब बता अभी। हाँ बताता हूँ बाबा। अच्छा सुन, फिर हम शिमला गए थे ना, तो झलक के पापा ने खुशबू से पहचान लिया कि झलक किसी लड़के को मिलके आई है। और जब अगले दिन मैं गया तो उन्हें पता चल गया कि वो मैं हूँ, तो उन्होंने हम दोनों को बहुत बोले। झलक को तो इतना सुनाया कि उसका रो रो के बुरा हाल हो गया। मैं तब तुझे फोन किया था। मैंने अपने स्टाइल और बातों से अंकल को पटा लिया। बाद में वो इतने खुश हुए कि मुझे अपना दामाद बनाने को तैयार हो गए, और झलक को भी साफ साफ कह दिया कि उन्हें मैं पसंद हूँ। फिर झलक कैसे ना कर सकती थी, उसने भी हाँ कर दी। फिर हम घूमने भी गए और एक साथ वापस भी आए। बस उस दिन की ही बात है। मैं उस दिन जब तुमसे मिलने आया था तो तुम्हें बताना ही चाहता था, पर झलक ने मना कर दिया, कहती कि समय आने पर बता देगी। सॉरी यार, अगम बोला। अरे सॉरी छोड़, पार्टी दे पार्टी। वाह, मेरे यार का सपना पूरा हो गया, मुझे बहुत खुशी है यारा। विराज बोला। दोनों गले लग गए। तब उन्हें ढूंढते हुए झलक वहां आ गई। दोनों एक दूसरे के गले लगे। देखा तो उसे कुछ शांति मिली। वो उनके पास गई और बोली, शुक्र है आप लोगों की दोस्ती हो गई, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। बधाई हो झलक, तुम दोनों को एक होने पर। विराज बोला। थैंक यू विराज जी, प्लीज ऐसे शोर मत कीजिए। मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले, वरना सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं सबसे कहती थी कि मैं शादी के बाद प्यार करूंगी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि मुझे इस तरह प्यार हो जाएगा। झलक बोली और शर्माकर मुंह झुका लिया। ठीक ही है,
जो हुआ अच्छा हुआ, चलो ऊपर चले। अगम तुम भी चलो, विराज बोला। मैं चलता हूँ यार, तुम्हें काम होगा। मैं यूं ही बैठा रहूंगा, आप लोग जाओ। मैं भी चलता हूँ, बहुत काम है। अगम जाने लगा तो झलक उसके पास आई और बोली, सॉरी, मेरी वजह से आपकी और विराज सर की लड़ाई हो गई। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, ये तो होना ही था। चलो, जल्दी हो गया। तुम टेंशन मत लेना। अच्छा ध्यान रखना, कभी कभी याद भी कर लिया करो। हाँ। अगम ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से दबाते हुए कहा। झलक ने मुस्कुरा कर सर झुका लिया, फिर वो बाय कहकर चली गई। अगम भी खुद में ही खुश होता हुआ अपने काम पर चला गया। टेंडर खुलने का समय भी आ गया था। सारे होटल में फंक्शन का माहौल, पूरा होटल भरा पड़ा था। आने वालों के लिए कॉफी, स्नैक्स और बाद में खाने का भी इंतजाम था। अगम और उसके पापा पहले ही आ गए थे। सभी के आने पर टेंडर खुलने लगे। प्रोजेक्ट कपूर आर्किटेक्ट्स को मिला। उन्होंने पहले भी इनके कई प्रोजेक्ट किए थे। अगम को डर था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, पर सब ठीक ठाक हो गया। कपूर का बेटा रेहान अगम की ही उम्र का था। उसकी अगम से बनती भी काफी थी, हैंडसम और पर्सनालिटी वाला था। अगम को खुशी हुई कि ये प्रोजेक्ट रेहान को मिला। कुछ दिनों बाद रेहान ने शिमला में काम करना शुरू कर दिया। अगम भी बिजी हो गया। उसी हफ्ते में एक बार शिमला जाना पड़ता था। झलक भी अपने एग्जाम में बिजी हो गई। उन्हें कई दिन हो गए थे मिले हुए। अगम शिमला आया तो सीधे साइट पर गया। उसने रेहान को पहले ही फोन कर दिया था। रेहान अपने असिस्टेंट के साथ पहले ही वहां पहुंच गया। अगम उनके पास आया तो संध्या को देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, सैंडी तुम यहाँ? हेलो अगम, मैं रेहान की असिस्टेंट हूँ। असल में मैंने वापस जाना था, पर पापा ने जाने नहीं दिया। रेहान मेरे चाचा जी का बेटा है। पापा ने मुझे इसके पास लगवा दिया। तुम यहाँ कैसे? संध्या बोली। संध्या, ये होटल जो हम बना रहे हैं अगम का ही है, रेहान बोला। अच्छा, दुनिया कितनी छोटी है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इंडिया में पहला प्रोजेक्ट जिस पर मैं काम करूंगी वो अगम का होगा, संध्या बोली। चलो ये अच्छा है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, मेरी टेंशन कम हो जाएगी, रेहान बोला। हाँ, अब मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, संध्या बोली। चलो अच्छा है, अब साथ काम करने में आसानी होगी, अगम बोला। तीनों ने बैठकर डिजाइन डिस्कस किया। अगम ने कुछ चेंजेस किए, फिर पैसों के बारे में बात की और उसे चेक दिया। काम पूरी जोरों से चल रहा था। इस सब के बाद अगम वापस चला गया। संध्या अगम को जाते हुए देख रही थी। रेहा ने उसकी तरफ देखा और बोला, सैंडी, यहाँ तक तुम्हारी किस्मत मैं खींच लाया। अब आगे का तुम खुद संभालना। उसे चंडीगढ़ जाने ही मत देना। भूल जाएगा उस झलक वलक को। इसे तुम्हारा ना बनाया तो मेरा नाम बदल देना, रेहान बोला। झलक के एग्जाम खत्म हो गए थे। विवाह और वो दोनों बहुत खुश थी। वो अब रिजल्ट आते ही डॉक्टर बन जाएंगी। वैसे तो अब भी उन्हें सभी डॉक्टर्स कहते थे, पर लीगली वो अब डॉक्टर बनेगी। यार बहुत दिन हो गए, अगम नहीं दिखा और ना ही मैंने उसके बारे में कुछ सुना। कहीं वो तेरा पीछा करते करते थक तो नहीं गया, या उसे कोई और मिल गई होगी। ये लड़के ऐसे ही हैं, इन्हें वो लड़कियां पसंद होती हैं जो आसानी से मिल जाए। तेरी जैसे नखरे वाली नहीं, विभा बोली। अच्छा जी, तो आप किस कैटेगरी में आती हैं? झलक ने पूछा। हाँ, मैं इन दोनों में नहीं आती हूँ। मैं तीसरी कैटेगरी की, वो जो ना तो सुंदर होती है ना पैसे वाली। इनसे लड़के दूर ही रहते हैं, बीबा बोली। एक खबरदार, मेरे फ्रेंड के बारे में ऐसा कहा तो। मेरी फ्रेंड बहुत ही सुंदर है। लाखों लड़के मर सकते हैं लेकिन वो किसी को पसंद ही नहीं करती है, झलक बोली। विभा ने मन में सोचा, मैं तो पसंद करती हूँ, पर कोई मुझे ही पसंद नहीं करता। झलक ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ मेरी जान? विभा ने कुछ नहीं ने सर हिला दिया और बोली, चलो हॉस्पिटल में कुछ खाते हैं। इतने दिन से पेपरों के चक्कर में खाना पीना सब छूट गया था। अब जाकर पेपर खत्म हुआ है, अब भूख लग रही। दोनों हॉस्पिटल की ओर चल दी। झलक को बिठाकर विवाह खाने के लिए कुछ लेने काउंटर पर जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर कॉरिडोर में जाते आशीष पर पड़ी। वो जल्दी से आशीष के पीछे भाग गई। उधर झलक बैठी अगम के बारे में सोच ही रही थी। सच में उसे इतने दिन हो गए हैं, उसने ना तो फोन किया ना वो आया। आखिर है कहाँ वो? उसे लगा कि विभा को अभी आने में वक्त लगेगा तो उसने अगम को फोन मिलाया। अगम शिमला में रेहान के ऑफिस आया था। रेहान उसे रोज किसी ना किसी बहाने से ऑफिस बुला लेता था। अगम और रेहान और संध्या दूर खड़े जमीन का जायजा ले रहे थे। संध्या ने प्लान के मुताबिक रेहान से फोन मांगा। रेहान, अपना फोन देना, मैं अपना ऑफिस में भूल आई हूँ, कुछ सर्च करना है। ओ, मेरा भी फोन अंदर ही रह गया। अगम का फोन ले लो, रेहान बोला। अगम ने अपना फोन का लॉक खोल कर दे दिया। रेहान अगम को वहां से आगे ले गया। संध्या ने उसका व्हाट्सएप खोलकर उसमें झलक का नंबर देखा।
वो अभी पढ़ने ही लगी थी कि फोन बजने लगा। उसने जल्दी से फोन की वॉल्यूम कम कर दी। अगम और रेहान तक आवाज जा ही नहीं पाई। फोन झलक का था। उसने फोन काट दिया। वो दोनों की चैटिंग देखने लगी। कुछ खास नहीं था, क्योंकि वो कभी चैट करते ही नहीं थे, फोन पर ही बात करते थे। फोन दोबारा आया। उसने दोबारा फोन काट दिया। फिर उसने कुछ देर वेट की और उसने वो नंबर कॉल हिस्ट्री से डिलीट कर दिया। उसने फोन की आवाज नहीं की और अगम को फोन ऐसे ही वापस कर दी। अगम को पता ही नहीं चला कि झलक का फोन आया था। उधर झलक अगम को लेकर परेशान थी। कहीं विवाह की बात सच तो नहीं, किसी और लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। नहीं, वो ऐसा नहीं है। झलक खुद ही सवाल करती और खुद ही जवाब देती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे बात करे। विभा आशीष के पास आई और बोली, आशीष जी, आप यहाँ कैसे? ओह, हेलो। मैं किसी से मिलने आया था, आशीष ने चौंकते हुए कहा। कहीं आप झलक से तो नहीं मिलने आए हैं? विभा बोली। नहीं, मेरी मासी एडमिट है, उनसे मिलने आया हूँ। मुझे पता नहीं चल रहा है कि गायनी वार्ड कहाँ है। चलिए आपको मैं ले चलती हूँ। विभा ने चलते चलते फोन निकाल कर झलक को मैसेज किया कि वो आशीष के साथ किसी पेशेंट से मिलने जा रही है, वो अकेले खा ले। झलक ने मैसेज पढ़ा और रिप्लाई में ओके भेज दिया और वो उठकर कुछ खाने को लेने जा ही रही थी कि आवाज आई, क्या खाओगी? लाओ मैं ले आता हूँ। ओ, विराज सर कैसे हैं आप? झलक ने पूछा। वही रेगुलर वाला खाओगी या कुछ और लाऊं? विराज बोला। वही ले आइए, झलक ने बैठते हुए कहा। विराज कुछ देर में दोनों के लिए सैंडविच और कॉफी ले आया। उसने बैठते हुए कहा, भाई को जवाब भी देना है, अगर ख्याल न रखा तो भाई जान नहीं छोड़ेगा। वैसे आजकल हैं कहाँ जनाब? इतने दिन हुए ना मिले ना फोन किया। झलक बोली। तुम्हें पता नहीं वो शिमला में वहां होटल का काम शुरू हो गया है, उसे काफी दिन हो गए हैं। विराज बोला। वो मैंने खुद ही उन्हें मना किया था कि फोन ना करे, मेरे एग्जाम है। आज खत्म हुए तो फोन किया, वो भी 2 बार। उन्होंने दोनों बार काट दिया। बिजी होंगे शायद। झलक बोली। नहीं, वो जितना भी बिजी हो तुम्हारा फोन थोड़े ही काटेगा। मैं फोन करके देखता हूँ, कहकर उसने अगम का नंबर मिलाया। फोन बजता रहा, किसी ने उठाया नहीं। अजीब बात है, वो ऐसा कभी करता तो नहीं है। मैं संध्या को कॉल करके देखता हूँ, विराज बोला और संध्या को फोन मिलाने लगा। संध्या भी वहां है? क्यों? झलक ने पूछा। संध्या ने भी फोन नहीं उठाया। विराज और झलक को और भी चिंता हो गई। उस प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट रेहान कपूर है। संध्या उसकी कजिन है और उसके असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही है। और कोई बात नहीं है, बेशक वो अगम को चाहती थी, लेकिन अगम ने कभी उसे फ्रेंड से ज्यादा कुछ नहीं समझा। तुम निश्चिंत रहो, विराज ने उसे समझाया। विराज की बात से झलक सहमत थी। उसे यकीन था कि अगम ऐसा नहीं है, पर जाने क्यों उसका दिल घबरा रहा था। अगम फोन क्यों नहीं कर रहा है? चाहे मैं फोन करूं या ना करूं, अगम तो बिना नागा फोन करता था। अब ऐसा क्या हुआ है? वो सोच ही रही थी कि विराज ने अगम का फोन फिर ट्राई किया। दोबारा उसने उठाया नहीं। वो भी सोचने लगा कि बात क्या होगी। विभा आशीष को गायनी वार्ड में ले गई। आशीष बोला, विभा जी, आपको काम होगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं, आज मैं फ्री ही हूँ। फाइनल एग्जाम थे, हो गए हैं, अब हम फ्री हैं। और असल बात यह है कि मुझे आपका साथ अच्छा लगता है। आशीष उसका इशारा समझ गया। उसने विभा की तरफ देखकर कहा, देखिए विभा जी, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। आप मेरे पीछे अपना टाइम खराब ना करें। मैं किसी और को चाहता हूँ। मुझे पता है आप झलक को चाहते हैं। किसी को चाहना हमारे बस में नहीं होता है। मैं मीरा जी की तरह आपकी पूजा करूंगी, आपके प्यार की कल्पना करूंगी, दूर से आपको देखकर खुश होती रहूंगी। आप मुझे कभी मत रोकिएगा। विभा बोली। वो कमरे के पास आ गए थे तो आशीष बोलते बोलते चुप हो गया। फिर वो अंदर चले गए। उसकी मासी का पेट दर्द के कारण एडमिट किया गया था। उन्हें हार्निया की शिकायत थी। 2 दिन बाद ऑपरेशन था। अगम सारा दिन साइट पर निकल गया। वो वापस आने लगा तो संध्या बोली, अगम, रेहान की कुछ काम है तो वो लेट आएगा, क्या तुम मुझे भी होटल ले चलोगे? हाँ, क्यों नहीं, बैठो। अगम का मन बिल्कुल साफ था। उसे कोई छल नजर नहीं आया। संध्या उसी की होटल में ही ठहरी थी। अगम को पता नहीं था कि ये उनकी चाल है। अगम को जाते हुए उमेश ने देख लिया। उसने देखा कि अगम किसी लड़की के साथ है, तो वो बाइक लेकर उसके पीछे हो लिया। अगम ने होटल के बाहर कार रोकी और संध्या के साथ अंदर चल दिया। संध्या की आदत थी चिपकने की। उसने अगम की बाह पकड़ रखी थी। अगम कई बार मना कर चुका था, पर वो मानती ही नहीं थी। उमेश ने उन्हें बाहों में बाहें होटल में अंदर जाते हुए देखा। उमेश जल्दी से क्लिनिक आया और डॉक्टर गिल को सारी बात बताई। वो हंसते हुए बोले, लगता है झलक ने उसे ना कर दी होगी, इसलिए वो और लड़की के साथ है। चलो, हमें क्या लेना? उमेश भी चुप कर गया। शायद डॉक्टर ठीक कह रहे हैं। संध्या का कमरा बाईं ओर था, जबकि अगम का कमरा दाईं ओर था।
सो वो अपने अपने कमरे में चले गए। कमरे में आकर जब अगम नहा धोकर आराम से बैठा, तब उसे झलक की याद आई। ओह, मैं तो भूल ही गया, आज उसका आखिरी एग्जाम था। उसने झट से फोन निकाला। वो हैरान रह गया कि कितनी ही मिस्ड कॉल थी। 3 झलक की, 4 विराज की, 2 दादी की। उसने फोन चेक किया तो पता चला कि फोन साइलेंट पर था। उसने सबसे पहले फोन को जनरल पर किया, फिर दादी को फोन किया। उसके कुछ बोलने से पहले ही दादी बरस पड़ी। होते दा पुत्र, तेनू किन्ने फोन किते? चुप किया क्यों नहीं? मेरी जान निकल गई सी की, पता नहीं की हो गया है। होते के पोते, तुझे कितने फोन किए, उठाए क्यों नहीं? मेरी जान निकल गई थी कि पता नहीं क्या हो गया। दादी बोली। बेबे, क्यों इतनी टेंशन लेती हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, काम पर था, गलती से मेरा फोन साइलेंट हो गया था। अब देखा तो सबसे पहले आपको फोन किया। आप ठीक हो? अगम बोला। हाँ, मैनू की होना है, एकदम ठीक है मैं। मैनू ना तेरी फिक्र रहन दी। जद तो शिमले चा तेरी गोलियां लगी, मैनू डर लगता रहता है। हाँ, मुझे क्या होना है? मुझे तो तेरी फिक्र होती है, जब से शिमला में तेरी गोलियां लगी हैं मुझे डर लगता रहता है। दादी जी। बेबे, आपको बताया तो था कि जिसने गोलियां चलाई थी उसे पुलिस ने कब तक गिरफ्तार कर लिया। आप किसी का डर नहीं है, आप बेफिक्र हो। आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, फोन रख रहा हूँ, विराज का फोन आ रहा है। कहकर अदम ने फोन काट दिया और विराज का फोन उठा। हेलो, आज कैसे याद आ गई मेरी? इतने दिन हुए, तूने कोई फोन ही नहीं किया। मैंने सोचा कि नहीं करना, जरा से बात हुई। आज मिली थी कैंटीन में, उसने तुझे कॉल की पर तूने उठाया नहीं। उसे बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने तुझे फोन किया था। तूने मेरा फोन भी नहीं उठाया, ऐसा कौन सा काम में बिजी था? विराज बोला। वो यार, साइट का था, काम शुरू हो गया था। रोज कोई ना कोई नया आइडिया दिमाग में आ जाता है, सो देखना पड़ता है। आज भी वही था, पता नहीं कैसे फोन साइलेंट पर लग गया, इसलिए पता ही नहीं चला। कैसी है झलक? आगम ने पूछा। इतनी फिक्र है ना तो खुद फोन करके पूछ लो। मैं क्यों बताऊं कि तेरे तेरे लिए चिंतित हूँ? बेचारी परेशान हो रखी थी, ऊपर से मैंने पागल नहीं गलती से उसे बता दिया कि संध्या तुम्हारे साथ है। वो और भी परेशान हो गई थी, पर मैंने उसे समझा दिया कि तुम्हारे और संध्या के बीच कुछ नहीं है। अब जल्दी से उसे फोन कर लो, कहीं नाराज ना हो जाए। कहकर विराज ने फोन काट दिया। विराज से बात करने के बाद उसने झलक को कॉल किया। झलक ने नंबर देखा और फोन उठा लिया। हेलो, हो गई फ्री? मिल गई फुर्सत? आ गई याद है मेरी। मैंने तो सोचा था कि जनाब हो, अब मेरी जरूरत ही कहाँ है। अब उनकी सैंडी जो उनके साथ है, क्यों है ना? झलक ने जलन में कहा। तो जलने की बू आ रही है। मेरी जान, ऐसा मत कहो। मेरी तो बस तुम हो। तुम ही हो जो मेरी धड़कन, मेरी सांसों में बसी हो, मेरी जिंदगी में मेरी जान हो। तुम्हें याद करने की जरूरत ही क्या है? याद उसे करते हैं जिसे भूले हो। पर तुम्हें तो मैं एक पल भी नहीं भूलता। अगम बोला। अगम की बातें सुनकर झलक बोली। अच्छा, अब ज्यादा शायरी मत करो। तुम जैसे ही हो अच्छे लगते हो। काम के साथ अपना भी ध्यान रखा करो। मैं अब फ्री हो गई हूँ, 1-2 दिन में आती हूँ। फोन फ्री रखना, वरना इस बार नाराज हो गई तो आसानी से नहीं मानूंगी। नहीं, मैं मौका ही नहीं दूंगा। तुम तंग हो जाओगे, इतना फोन करूंगा, फिर खुद ही कहोगे अगम जी आप तो ऐसे न थे। कहकर अगम हंस दिया। उठे कहीं के, सारा दिन उस संध्या के साथ रहते हो, फिर मुझे ऐसी बातें करके मना लेते हो। झलक बोली। अरे यार, कहाँ तुम और कहाँ वो। तुम तो जाने क्या क्या सोचती हो। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, ना ही होगा। इसलिए बेफिक्र रहो। अगर बोला। उसके बारे में सोचती रही। विवाह आई तो उसने पूछा, कहाँ रह गई थी तू? मैं कब की आई हूँ, भूख लगी है, पर मैडम का ख्याल ही नहीं आया। झलक, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगी? विवाह बोली। कमाल है, मैंने कभी तेरी बात का बुरा माना है जो अब मानेंगी? झलक पे। वो मैं आशीष जी को पसंद करती हूँ। क्या? सच्चू? तूने कभी बताया क्यों नहीं? मैं खुद तेरी उससे बात करवा देती। आज वो मुझे मिल गए थे, सो मैंने अपने दिल की बात कर दी। जवाब मुझे पता था, फिर भी मैंने एक बार बता देना ठीक समझा। अब जैसी उनकी मर्जी थी बाबू, वो तुझे पसंद कर लेती। तेरी जैसी लड़की तुम्हें कहाँ मिलेगी? झलक गई। पर वो तुझे चाहती, उन्होंने साफ मना कर दिया। मुझे पता नहीं था, पर मैंने भी कह दिया कि मैं मीरा की तरह आपको चाहूंगी। विवाह बोली। पसंद हमेशा बदलती रहती है। आज वो मुझे पसंद करते हैं, कल को तुझे पसंद करने लगेंगे। हिम्मत रखना, बाकी मैं भी तेरी हेल्प करूंगी। झलक गई। दोनों काफी देर बातें करती रही, पहले आशीष के बारे में, फिर आगम के बारे में। उनकी बातें नींद आने तक खत्म ही नहीं हुई। झलक का यहाँ सारा काम खत्म हो गया था। वो वापस शिमला जा रही थी। उसने अगम को सरप्राइज देने की सोची।
लेकिन विराज ने अगम को पहले ही फोन कर दिया। हेलो अगम, झलक आज दोपहर की ट्रेन से आ रही है। अगम बहुत खुश था। अगम को खुश देखकर संध्या ने पूछा, क्या बात है अगम, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। वो आज शाम झलक आ रही है, उसने खुश होकर बताया। ये तो बहुत अच्छी खबर है, शाम होने में कुछ ही देर है, संध्या ने रेहान को देखते हुए कहा। उसने रेहान से इशारे में पूछा, ही क्या करे। अगम बाहर साइड देखने गया तो रेहान ने उसके पानी में नशे की गोली डाल दी। अगम अंदर आया, उसने वो पानी पी लिया। कुछ देर तो उसे कुछ नहीं हुआ, फिर वो और रेहान उसे लेकर होटल आ गए। अब उसे पूरा नशा हो गया था। उधर झलक का आने का टाइम हो गया था। रेहान उसे संध्या के कमरे में छोड़। संध्या ने रिसेप्शन पर कहा, देखिए मिस्टर अगम मेरे साथ हैं, कोई अगर उनके बारे में पूछे तो उसे मेरा कमरा बता दीजिएगा। कहकर संध्या चली गई। होटल स्टेशन के पास था तो झलक पहले अगम से मिलने आ गई। उसने रिसेप्शन पर अगम के कमरे के बारे में पूछा तो उन्होंने संध्या का कमरा बता दिया। झलक को कुछ नहीं पता था। द रिसेप्शनिस्ट ने संध्या को कॉल करके कह दिया कि झलक आई है। अगम नशे में सोया पड़ा था। संध्या झलक के आने का वेट कर रही थी। जैसे ही उसे कदमों की आहट सुनाई दी, वो जानबूझकर बोली, अगम छोड़ो मुझे, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। अगम प्लीज, भगवान के लिए ऐसा मत करो। वो बार बार दोहरा रही थी। अगम नशे में उसे झलक समझ रहा था। जैसे ही झलक दरवाजे के पास आई, उसने संध्या की बात सुनी। तभी अगम बोला, आई मिस यू। झलक उसकी आवाज सुनकर वहीं ठिठक गई। तभी संध्या की आवाज उसके कान में पड़ी, नहीं अगम, ये ठीक नहीं है, तुम क्या कह रहे हो। छोड़ो मुझे, संध्या बोली। झलक दरवाजे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। वो और नहीं रुकी, वो वहां से भाग ली। बाहर तेज बारिश ठंडी हवा पर झलक को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो सूटकेस खींचती हुई बढ़ी जा रही थी। वो खुद को कोस रही थी कि क्यों उसने अगम से प्यार किया, क्यों नहीं उसने अपने दिल पर काबू रखा। अगम तुमने क्यों किया ऐसा। वो घुटनों के बल सड़क पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। वो रोई जा रही थी और भगवान को कोसे जा रही थी कि क्यों मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या बुरा किया था आपका। कोई भी मुझे प्यार करता है उसे छीन लेते हो। अब अगर ये ऐसा था तो क्यों मेरे दिल में इसे बसाया, क्यों नहीं पहले ही इसे मुझसे दूर कर दिया। मार डालो मुझे, जान ले लो मेरी, नहीं जीना मुझे इस दुनिया में, मार दो मुझे। झलक पागलों की तरह सड़क पर अपना सर पटकने लगी। सर से खून बह रहा था। तभी वहां से उमेश कार लेकर गुजरा। उसे डॉक्टर ने खराब मौसम की वजह से झलक को लेने भेजा था। वो पास से गुजर गया और सोच रहा था कोई पागल लड़की है, बारिश में बीच सड़क में बैठी भीग रही है। चलो पहले दीदी को ले आऊं, बाद में इसे देखता हूँ। तभी उसे लगा कि ये झलक है। उसने अचानक से ब्रेक मारी और भागकर झलक के पास गया। वो बेहोश हो गई थी। उसने जल्दी से उसे उठाकर कार में ले जाया, उसका सूटकेस रखा और जल्दी जल्दी घर ले आया। डॉक्टर गिल अपनी बेटी के पसंद का खाना बना रहे थे। वो साथ में गुनगुना रहे थे, मेरे घर आई एक नन्ही परी। तभी उमेश की चीखों से उनके हाथ की कलछी गिर गई। वो भागकर बाहर आए। उमेश ने झलक को दीवान पर लिटा दिया था। डॉक्टर भी घबरा गए। उन्होंने उसकी नब्ज चेक की, काफी धीमी थी। इतने में उमेश अपनी पत्नी को बुला लाया। वो पड़ोस में ही रहते थे। उसने झलक के कपड़े बदले, उसे अंदर बेड पर लेटाया। क्या हुआ इसे। डॉक्टर की आंखें गीली थी। उन्होंने उमेश से पूछा, पता नहीं सर, जब मैं गया तो पागलों की तरह सड़क पर बैठी थी, जब मैंने पास जाकर देखा तो बेहोश पड़ी थी। उमेश फूट फूट कर रो रहा था। दीदी ठीक हो जाएंगी ना सर। डॉक्टर भी अपना माथा पकड़ के रो पड़े। इतने बड़े से बड़े केस किए थे उन्होंने जिंदगी में, पर अपनी बेटी की इस हालत ने उन्हें तोड़ दिया। उमेश ने उन्हें सहारा देकर बिठाया। वो बोले, हुआ होगा इससे। उमेश की पत्नी झलक के कपड़े बदल के आ गई थी। डॉक्टर उसे देखने लगे। उन्होंने हीटर पहले ही ऑन कर दिए थे। झलक को हल्का सा होश आ रहा था। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। डॉक्टर ने पास होकर सुना तो कह रही थी, क्यों अगम, तुमने ऐसा क्यों किया। सुनकर डॉक्टर को थक्का लगा। वो सोचने लगे, कहीं अगम ने उसे प्यार में धोखा तो नहीं दिया, कहीं इसने अगम को उसी लड़की के साथ तो नहीं देख लिया जिसके साथ उमेश ने उसे देखा था। मेरी बच्ची, इसी बात से मैं डरता हूँ। तू दिल लगा बैठी, मेरी ही गलती है। मैंने ही तुझे कहा कि ये लड़का ठीक है। मेरी बच्ची को कुछ हो गया बस उस अगम को छोड़ूंगा नहीं। झलक को तेज बुखार। सारी रात डॉक्टर उमेश उसके पास बैठे रही। उसे हल्का सा होश आता तो वो अगम का नाम लेकर रोने लगती। उसकी हालत देखकर डॉक्टर भी रोकर थे। उमेश का दिल तो और भी नाजुक था। उसका रोना तो एक पल के लिए भी रुका नहीं।
शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक। तब जाकर झलक को पूरा होश आया। उसने आंखें खोलकर आसपास देखा। डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ के कहा, कैसा है मेरा बेटा? झलक उनसे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। पापा, पापा आगम। वो डॉक्टर भी रो पड़े और उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मेरा शेर बेटा है ना, ऐसे रोते नहीं है, पापा है तेरे साथ। दफा कर अगम को, ऐसी 36 आते हैं, किसी की परवाह नहीं करते पुत्र। ना मेरा पुत्र, चुप हो जा। उन्होंने उसे दिलासा दी, पर झलक के लिए सदमा बहुत ही गहरा था। उसने शुरू से सोच रखा था कि वो कभी प्यार के चक्कर में नहीं पड़ेगी, पर अगम को देखकर वो सब भूल गई। वो प्यार कर बैठी। अगम उसका पहला प्यार था और पहली ही बार उसे एहसास हुआ था कि दिल का टूटना क्या होता है। उसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कुछ देर रोने के बाद फिर पापा की बाहों में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने रोते रोते उसे नीचे लिटाया, फिर उसे ड्रिप लगा दी। वो साइड में बैठकर फुट फुट कर रोने लगी। क्या हाल हो गया मेरी बच्ची का, क्या होगा इसका? उमेश बोला, सर जी, आप खुद को संभालो, तभी दीदी को संभाल पाओगे। ये लीजिए पानी पीजिए। फिर थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर के लिए चाय ले आया। डॉक्टर झलक के बेड के पास कुर्सी पर बैठे झलक को एकटक देख रहे थे। 7 बज गए थे, बाहर मरीज आने शुरू हो गए थे। उमेश बोला, सर, मैं बाहर मरीजों को वापस मोड़ दूं। आप सारी रात सोए नहीं हैं, उन्हें कह देता हूँ कल आ जाए, आज छुट्टी कर लेते हैं। नहीं, छुट्टी नहीं करनी, बेचारे कितनी आस से आते हैं, हम उन्हें इस तरह मोड़ नहीं सकते। जाकर क्लिनिक खोल, मैं नहा कर आता हूँ, कहकर वो नहाने चले गए। करीबन 9 बजे अगम की आंख खुली। उसने देखा कि संध्या उसकी बगल में लेटी है। वो झटके से उठा। उसके हिलने से संध्या भी उठ गई। वो बोली, अगम उठ गए तुम? बड़ी अच्छी नींद आई। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अगम ने अपने कपड़े ठीक करते हुए कहा। क्या? मैं तुम्हारे कमरे में नहीं, बल्कि तुम मेरे कमरे में आए थे रात। तुम्हें पता नहीं क्या हुआ था। पता नहीं, शायद कोई नशा कर रखा था तुमने। मेरी रोकने के बावजूद तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की। तब तो तुम मेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम मेरा सब कुछ हो। अब ऐसा मत करो जैसा कुछ याद ही नहीं। अगम, मैं कहीं की नहीं रहूंगी, संध्या रोते हुए बोली। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और रेहान बोला, सैंडी, जाना नहीं है क्या? इतना टाइम हो गया, अभी तक उठी नहीं? कमाल है, ऐसा बॉस मिलेगा जो खुद आकर असिस्टेंट को जगाए। दोनों घबरा गए। अगम के तो होश ही उड़ गए। संध्या ने अपने कपड़े ठीक करके दरवाजा खोला। रेहान अंदर आते ही कमरे की हालत देखकर हैरान रह गया। सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा था। संध्या आंखों में आंसू भरे खड़ी थी। रेहान ने आकर अगम के थप्पड़ मारा और बोला, ये क्या किया अगम? अब मैं चाचा चाची को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुमने एक बार मेरे बारे में तो सोचा होता। वैसे तो बड़ा झलक का नाम लेते फिरते हो, फिर ये सब क्या है? रेहान, मेरी बात तो सुनो। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जानता हूँ कि अगर मुझे होश ना भी हो तो भी मैं इतना कमीना नहीं हूँ। मैं संध्या के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। अगम बोला, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कहकर संध्या रेहान के पास आकर रोने लगी। संध्या, ये बात तुम भी जानती हो कि मैं सिर्फ झलक को चाहता हूँ, तो तुम मुझे अपने कमरे में लाई ही क्यों? तुम होटल में किसी से भी कहकर मुझे मेरे कमरे में पहुंचा देती। अगम बोला, हाँ, सारा कसूर मेरा है, मेरी गलती है। मैंने तुम्हें दोस्त माना और तुमने। कहकर वो फिर रोने लगी। अगम सर पकड़कर बैठ गया। प्लीज, मुझे कुछ सोचने का मौका दो सैंडी, पहले तो कुछ हुआ ही नहीं, अगर हुआ तो आई एम सॉरी। गलती दोनों की है। मैं नशे में था, मुझे होश नहीं था। तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए था। अभी मुझे जाने दो, इस बारे में बाद में बात करता हूँ, कहकर वो कमरे से निकल गया। रेहान ने संध्या को कहा, आप खुश? इसे तेरा नहीं बनाया तो मेरा नाम बदल लेना। अगम अपने कमरे में आया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कल के बारे में याद कर रहा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। उसे याद है कि उसने पानी पिया था, उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। क्यों? क्या हुआ होगा? वो सोच रहा था कि उसे झलक की याद आई। वो भी कल आ गई होगी। वो जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गया। वो रिसेप्शन से गुजरा तो उसने बताया, सर, कल एक लड़की आई थी, झलक नाम की। वो आपसे मिलना चाहती थी। मैंने उसे संध्या मैडम के कमरे में भेज दिया था। क्या? लेकिन तुम्हें किसने कहा था कि मैं वहां हूँ? अगम बोला, संध्या मैडम कह गई थी कि अगर कोई आपके बारे में पूछे तो उसे उनके कमरे में भेज दो। वो बोले, संध्या, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, कहकर अगम गुस्से में जल्दी से झलक के घर की तरफ चल दिया। गिल क्लिनिक। डॉक्टर मरीजों को चेक कर रहे थे। उमेश झलक की केयर कर रहा था। झलक को 9 बजे के करीब होश आया। उमेश भाग कर डॉक्टर को बुला लाया। पापा को देखते ही झलक पहले की तरह उनसे लिपट गई और रोते हुए बोली, पापा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझसे जिया ना जाएगा।
बेटा, अगम के खराब होने से क्या तू पापा को इतने सालों का प्यार भुला देगी? पापा की लोरियां, पापा का वो माँ बनकर रोटियां बनाना, पापा का तुझे डॉक्टर बनाना सब भुला देगी? ना मेरा शेर पुत्र, इतना कमजोर नहीं है। तेरा रिजल्ट आने दे, तुझे एमडी करनी है, मुझसे भी बड़ा डॉक्टर बनना है। हिम्मत रख मेरे बच्चे, भूल जा उसे, सोच कि वो कभी था ही नहीं। डॉक्टर गिल ने उसे समझाया। तभी डोर बेल बजी। उमेश देखने गया। वो वापस आकर बोला, अगम आया। डॉक्टर ने झलक की तरफ सवालिया नजरों से देखा। झलक ने नाम में सर हिला दिया। डॉक्टर बाहर आए और गेट खोलते ही अगम के जोरदार तमाचा मारा और बोले, क्यों आए हो यहाँ? दफा हो जाओ। अंकल प्लीज एक बार झलक से मिल लेने दीजिए, प्लीज अंकल प्लीज। अगम हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर रोते हुए बोला, कल कहाँ थे तुम, जब मेरी बच्ची तेज बारिश में सड़क पर बैठी रो रही थी? मेरी जानदार बच्ची बेजान हो गई है। लोग पागल समझ के पास से गुजर रहे थे, कोई उसे उठा नहीं रहा था। वो तो उमेश ने देख लिया, नहीं तो। डॉक्टर रोए जा रहे थे और बोले जा रहे थे, अंकल जी एक बार देख लेने दो उसे, बस एक बार अंकल जी। अगम भी रोने लग गया। नहीं, मैंने तुम पर भरोसा करके एक बार गलती कर दी, अब नहीं, कहकर डॉक्टर ने गेट बंद कर दिया। अगम चीखता चिल्लाता रहा। आसपास के लोग बाहर निकलकर देख रहे थे। जब अगम हटा नहीं तो झलक उठी। डॉक्टर ने उसकी तरफ चिंता में देखा तो उसने हाथ का इशारा करते हुए कहा, पापा वो मुझसे मिलना चाहता है ना? कोई नहीं, आप चिंता ना करो। वो गेट खोलकर उमेश का सहारा लेकर बाहर आई। अगम उसके पास आने लगा तो उसने हाथ हिला दिखाकर रोक दिया और बोली, आप जिस झलक को ढूंढने आए हैं, कल उसकी मौत हो गई है और आज ही उसका क्रियाक्रम है। आत्मा को शांति की दुआ कीजिएगा। इस तरह लोगों को मरने वाले की मौत का तमाशा ना बनाए, कहकर झलक दोबारा गेट बंद करके चली आई। अगम खड़ा देखता रह गया। उसकी आंखों में पानी झरने की तरह बह रहा था। वो मुड़ा और वापस अपने होटल की तरफ चल दिया। झलक, क्या यही प्यार था तुम्हारा? बस इतना ही भरोसा था अपने प्यार पर? एक बार आकर पूछ तो लेती। तेरा अगम ऐसा नहीं है, मुझ पर भरोसा तो करती। क्यों झलक, क्यों? अगम झल के घर से चला तो रेहान का बार बार फोन आ रहा था। वहां से वापस आते वक्त उसने रेहान को फोन किया। हेलो रेहान, क्या बात है? तुम कहाँ चले गए? तुम तो कह रहे थे कि आकर बात करते हो, आए क्यों नहीं? तुम्हें पता है बेचारी संध्या का क्या हाल है? मरने की सोच रही है, बड़ी मुश्किल से रोका है मैंने। तुम जल्दी आओ, मैं उसे अपने कमरे में ले आया हूँ, यहीं आ जाना। रेहान बोला। सॉरी रेहान, उसका ख्याल रखना, मैं आता हूँ, कहकर अगम होटल की तरफ चल दिया। पर उसे कुछ गलत लग रहा था। नशा वो करता नहीं था, उसने कोई दवा भी नहीं ली थी, तो हुआ क्या था? उसे रिसेप्शनिस्ट की बात याद आई। अगर मुझे होश नहीं था तो संध्या मुझे मेरे कमरे में क्यों नहीं छोड़कर आई, अपने कमरे में क्यों ले गई? दरवाजे से दोनों की दूरी बराबर है। कहीं ये सब संध्या का ही तो नहीं किया धरा है? कहीं उस पानी में, सोचते उसने कुछ तय किया। इतने में अगम होटल वापस पहुंच गया। उसने रिसेप्शनिस्ट से दोबारा पूछताछ की, उसकी बातें रिकॉर्ड कर ली। फिर उसने उस कॉरिडोर की सीसीटीवी चेक की। उसमें दिखाई दे रहा था कि रेहान उसे सहारा देकर संध्या के कमरे में ले गया। संध्या कुछ देर बाद आई और फिर सुबह 8:30 बजे के करीब रेहान अंदर से निकला। संध्या ने उसे निकालकर दरवाजा लगाया। इस दौरान रात को 9 बजे झलक दरवाजे के पास खुशी खुशी आई। फिर वो अंदर जाने लगी तो रुक गई, मानो कुछ सुन रही हो। फिर वो खड़ी खड़ी रोने लगी और उसी तरह रोती हुई बाहर चली गई। अगम उसे देखकर रो दिया। झलक, तुम अंदर आकर तो देखती। उसने इस वीडियो को भी फोन में सेंड कर लिया। अब वो उनको सबक सिखा देगा। उसने दीवान जी को फोन करके कुछ हिदायत दी। वो रेहान के कमरे में आ गया। उसने दरवाजा खोला तो रेहान और संध्या के साथ दोनों के पापा वहीं थे। अगम के अंदर आते ही संध्या के पापा उस पर हाथ उठाकर मारने को आए। अगम ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, कपूर साहब जरा सब्र कीजिए। उसने अपने फोन को टीवी से कनेक्ट करके उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाई। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। रेहान हैरान होकर देखता रह गया। उसे लगा था कि अगम संध्या की बात पर यकीन करके माफी मांगकर उसे शादी कर लेगा। उसे पता ही नहीं था ये ऐसा कुछ करेगा। अगम ने वीडियो वहीं रोक कर पूछा, रेहान क्या मुझे इस बारे में बता सकते हो? इसमें बताना क्या है? तुम नशे में धुत थे, मैं तुम्हें लेकर आ रहा हूँ। रेहान बोला। माना मैं नशे में था तो तुम मुझे संध्या के कमरे में क्यों लाए? मेरे या अपने कमरे में क्यों नहीं ले गए? अगम ने जोर डालकर पूछा। क्योंकि मेरा कमरा दूर था और तुम्हारा कमरा मुझे पता नहीं था। रेहान बोला। मुझे होश नहीं था। उसके बाद क्या हुआ बताओ? उसके बाद मैं सो गया। तुमने संध्या के साथ जबरदस्ती की। अब तुम इस बात को दबाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो।
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रेहान ने वीडियो देखकर सच कहा कि वो वहीं था, पर झूठ को छुपाने के लिए चिल्लाने लगा। संध्या भी जोर जोर से रो पड़ी। चुप कर जाओ तुम दोनों, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अगर तुम वहीं थे तो जिस वक्त मैं संध्या के साथ गलत कर रहा था तो तुमने रोका क्यों नहीं? अगम बोला। क्योंकि मैं भी नशे में था। अगम ने तालियां बजाते हुए कहा, वाह क्या बात है, तुम्हें तो टीवी सीरियल लिखने वाला लेखक होना चाहिए था। अंकल ये देखिए वीडियो, फिर मैं सुनाता हूँ असली कहानी। अगम ने सारा वीडियो दिखाया कि कैसे रेहान उसे कमरे में लाया। फिर कुछ देर बाद संध्या आई। इन्हें पता था कि आज मेरी गर्लफ्रेंड झलक मुझे मिलने आ रही है। इन दोनों ने पहले मुझे पानी में कुछ मिला कर दिया, फिर ये मुझे संध्या के कमरे में ले आए। इस दौरान संध्या रिसेप्शनिस्ट को कहकर आई कि मुझे कोई भी पूछे तो उसे संध्या के कमरे में भेज देना। फिर ये कमरे में वापस आ गई। ये मेरी झलक है। ये मुझसे मिलने आई थी, तो इन्होंने पता नहीं उसे क्या कहा कि वो रोते हुए लौटी। ये देखिए, फिर रेहान सुबह 8:30 बजे के करीब निकला और दरवाजा संध्या बंद कर रही है। और 9 बजे रेहान फिर आ गया। ये देखिए, इससे ये साबित होता है कि ये दोनों ने मुझे झलक से अलग करने और संध्या को बनाने के लिए किया। अब तुम कुछ भी बोलते रहो, खुद गुनाह करके अब सफाइयां दे रहे हो। इस तरह बच नहीं सकते तुम। रेहान बोला, ठीक है, मैं नहीं मानता कि मैंने कुछ गलत किया है, बुलाओ पुलिस को। अगम बोला, बेटा पुलिस को बुलाने से हमारी और तुम्हारी बदनामी होगी। देखो, तुम सैंडी को कब से जानते हो, वो कब से तुम्हें चाहती हो, तुम उसे अपना लो, हमारी इज्जत का ख्याल करो। रेहान के पापा बोले, मुझे अपनी बदनामी का कोई डर नहीं है, पर मैं ये झूठा इल्जाम सर पर लिए सारी उम्र नहीं काट सकता। अगम बोला। तभी उसका फोन बजा। उसने उठाकर कहा, हाँ ले आइए रूम नंबर में। कुछ ही देर में दीवान जी पुलिस लेकर वहां आ गए। रेहान और संध्या के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस का नाम सुनकर रेहान संध्या को बोलने लग गए। संध्या कुछ तो बोलो। मैं क्या बोलूं? पापा, ये सब इसका किया धरा है। ये कह रहा था कि हम ऐसा करेंगे तो तुम मुझसे शादी कर लोगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सब होगा। मैंने कुछ नहीं किया पापा, मुझे बचा लो। संध्या अपने पापा के पास जाकर बोली, अच्छा जी, उस दिन मेरे पास रो क्यों रही थी कि मुझे अगम चाहिए? अगर सब ठीक हो जाता तो तुम्हारी इससे शादी हो ही जाती। अब सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही हो। रेहान बोला। अगम इनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। वो बोला, कपूर अंकल, ये हैं आपके काम करने के तरीके। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इस तरह तरक्की करोगे आप? मिस्टर कपूर ने रेहान के थप्पड़ मारा। ये सब क्या है? तुम्हें यहाँ प्रोजेक्ट संभालने भेजा था। तेरी गुस्से में उन्होंने उसे गालियां निकाली। फिर अगम से बोले, बेटा ये बच्चे हैं, इनसे गलती हो गई है, इन्हें माफ कर दो। अंकल, माफ कैसे कर दूं? इन्होंने कोई छोटी गलती नहीं की है। इन्होंने मेरी दुनिया उजाड़ दी है, मेरे प्यार को मुझसे दूर कर दिया है। निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट। अगम बोला। सामने से दीवान जी आ गए। अगम बोला, जानने से पहले इनसे बात करके जाइए। फिर दीवान जी से बोला, दीवान जी इन्हें सारे टर्म एंड कंडीशन दिखा दीजिएगा। दीवान जी ने उन्हें कागज दे दिया। कागज देखकर कपूर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अगम से बोले, बेटा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करो, इस तरह बर्बाद हो जाएंगे, हमें कोई काम नहीं देगा। इसकी गलती की सजा तुम हमें मत दो। अगम, सॉरी गलती हो गई, प्लीज ऐसा ना करो प्लीज। रेहान बोला। अगम को तरस आ गया। वो बोला, ठीक है आपकी बात, मगर मुझे ये दोनों यहाँ कभी ना दिखे। आप ही सारा काम संभालेंगे? ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। कपूर जी बोले। अगम बोला, संध्या, रेहान, तुम दोनों का कैरियर अब शुरू होता है। तुम मेरे फ्रेंड्स भी थे, इसलिए तुम्हें माफ करता हूँ, पर अब मुझे नजर ना आना। कहकर अगम वहां से चला गया। गिल क्लिनिक। अगम के जाने की खबर झलक को मिल गई थी। वो उठी, तैयार हुई और क्लिनिक में आ गई। डॉक्टर ने भी उसे रोका नहीं। वो ऐसे जता रही थी मानो कुछ हुआ ही ना हो। डॉक्टर ने उमेश को भी समझा दिया कि अगम का नाम मत लेना। शाम हो गई थी। अगम फिर आ गया। वो क्लिनिक के अंदर आ गया। वो जानता था कि झलक उससे बात नहीं करेगी, इसलिए उसने सोचा कि डॉक्टर से बात कर लूं। वो आकर अंदर बैठ गया। से बाहर गया था। अगला मरीज। आवाज आने पर वो अंदर चला गया। झलक उसे देखकर उठकर जाने लगी। अगम उसे रोकते हुए बोला, झलक प्लीज, एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन लो। मैं नहीं जानता कि तुमने क्या देखा क्या सुना, पर सब झूठ था। ये देखो, मैं अपनी बेगुनाही का सबूत लाया हूँ। ये देखो। कहकर उसने रिकॉर्डिंग ऑन की, पर वो चली ही नहीं। उसने बहुत जोर लगाया, शायद वो ठीक से रिकॉर्ड ही नहीं हुई। अब बस भी करो, कितना झूठ बोलोगे? मैं विराज सर को शुरू से जानती थी। वो हर लड़की से फ्लर्ट करते हैं, लेकिन मुझसे गलती हो गई। मैंने आप पर भरोसा किया। मैं ही बेवकूफ थी, समझ नहीं पाई। प्लीज आज के बाद शक्ल मत दिखाइएगा। चले जाइए यहाँ से, नहीं तो मैं चली जाती हूँ।
मुझे आपसे कोई वास्ता नहीं रखना। झलक एक पत्थर की तरह चेहरे पर बिना किसी भाव के बोली। झलक मेरी बात तो सुनो। ये सब रेहान और संध्या की चाल थी। मैंने उन्हें पकड़ लिया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ, उनसे पूछ लो। अगम बोलता रहा पर झलक नहीं रुकी। झलक अपने कमरे में जाकर रोती। वो फूट फूट कर रोई। अगम अब भी क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी, पर पापा के सामने कैसे बताऊं कि तुमने क्या किया है? कि कैसे वो लड़की तुमसे छोड़ने को कह रही थी और तुम उसे कह रहे थे कि तुम उसे मिस कर रहे हो। मैं सोच भी नहीं सकती जो मैंने सुना। अगर मैंने ना सुना होता तो मैं तुम्हारा विश्वास भी कर लेती। वो रोती जा रही थी। झलक के जाते ही अगम भी चुपचाप बाहर को चल दिया। उसे यकीन हो गया था कि अब नहीं मानेगी। जरूर संध्या ने कुछ ऐसा किया है जो इसने देखा या सुना है। गलती मेरी ही थी, मैंने उन्हें पहचान ही नहीं पाया। अगम होटल वापस आया तो उसके पापा का फोन आया। हेलो बेटा, ये क्या हुआ? मुझे दीवान जी ने बताया कि तुम कपूर से कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले थे। पापा, उनके बेटे और भतीजी ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। मुझे कोई ड्रग देकर, मुझ पर रेप का इल्जाम लगाकर दोनों मेरी शादी संध्या से करना चाहते थे। पर मैंने सब पता लगा लिया है। पहले मैं उन्हें पुलिस के हवाले करने वाला था, फिर उनके कैरियर को देखते हुए और आपके कपूर अंकल के साथ रिश्ते को देखते हुए मैंने उन्हें माफ कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट भी रहने दिया। अगम ने पापा को सॉरी सारी बात बता दी। यह आजकल के बच्चों को हुआ क्या है? पहले वो बंसल का मुंडा मुंडा और अब ये कपूर का बेटा। हद ही हो गई है। जो चीज हम सीधे ढंग से पा सकते हैं उसे इस तरह करके क्यों कमाना? जो तुम्हारी है ही नहीं उसे छोड़ दो। चल छोड़ो बेटा। रब उसके हमेशा साथ होता है जो सच्चा होता है, और जो हमेशा दूसरों का भला करता है रब उसका बुरा नहीं होने देता है। जी पापा जी, बस उनका ही सहारा है। अगम बोला। आखिर क्या होगा झलक और अगम के प्यार भरे रिश्ते का अंजाम? क्या अगम अपने और झलक के बीच में आए गलतफहमी को दूर कर अपने रिश्ते को सुधार पाएगा, या झलक उससे रिश्ता तोड़कर हमेशा के लिए अलग हो जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।